हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। चलो जी, बैकग्राउंड में जाएंगे, कुछ हिस्ट्री में जाएंगे और बेटा याद करने की कोशिश करेंगे कंपनी के फॉर्मेशन की बात। याद कराता हूं बेटा, चैप्टर 2 से लिंक करता हूं। जब बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पढ़ाता था या पार्टनरशिप फर्म पढ़ाता था तो हमेशा बोलता था देयर इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। याद है आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन बहुत आसान है और बेटा पार्टनरशिप का भी फॉर्मेशन बहुत आसान है। और जब बेटा कहता था कंपनी तो कहता था ना ना ना, कंपनी का फॉर्मेशन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क। याद है मैं 3 वर्ड याद कराए थे आपको, आज बेटा निभाने का टाइम आ गया पूरा। कंपनी का फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, एक्सपेंसिव टास्क है। आज औकात के बाहर तूने एक वर्ड कैसे बोल दिया ये? हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और एक्सपेंसिव टास्क है। महंगा है, लेमैन नहीं बना सकता कंपनी बेटा, और बेटा टाइम पीरियड इन्वॉल्व है। तो बेटा अभी बता रहा हूं, अब देखने वाले कैसे फॉर्मेशन मुश्किल है। क्यों इतना बोला जाता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है? बेटा चैप्टर है हमारे कोर्स में, तो हमें तो लाइव देखने को मिलेगा क्यों इतना मुश्किल है। भाई आपको बता देता हूं, मैंने तो नोट्स कुछ 7 या 8 पेज के दिए हैं। एनसीईआरटी में 22 पेज का चैप्टर है, यानी कि कंपनी बनाने में क्या इतना मत्था बच्ची हो जाती है बेटा, बहुत मत्था बच्ची है। आपको पता है ना, न्यूमरस रेगुलेशन वाली बात भी पड़ी है। कंपनी पे बहुत सारे कानून लगते हैं बेटा। चलो जी एक एक करके देखेंगे। चलो याद कराओ बेटा, पहले कंपनी कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है बेटा। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। हाँ जी, कौन कौन सी कंपनी होती है? एक होती है बेटा प्राइवेट लिमिटेड, याद है आपको? एक होती है बेटा प्राइवेट कंपनी, जिसको प्यार से पीवीटी एलटीडी डॉट लिखते थे, और दूसरी बेटा पब्लिक कंपनी। याद है क्या आपको बेटा? याद है? चलो जी अब मेरी बात सुनते रहना। सही मायने में मेरी नजर में कंपनी कौन सी होती है? मैं तो बेटा बोलता हूं यही कंपनी होती है। ये तो मेयर एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मैं तो इसको ऐसे ही डिफाइन करता हूं, है ना बेटा। आपको बता देता हूं, किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन 4 स्टेजेस में होता है। सुनते जाना मेरे प्यारे बच्चों, भी नोट्स की जरूरत नहीं है, पहले मेरी जरूरत है आपको। किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन 4 स्टेजेस में होता है। ये 4 स्टेजेस पूरी करोगे तो कंपनी बनेगी। कौन कौन सी हैं 4 स्टेजेस? सुनना शुरू करना। 4 स्टेजेस में से पहली स्टेज का नाम है प्रमोशन, दूसरी स्टेज का नाम है इनकॉर्पोरेशन, तीसरी स्टेज का नाम है बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कितने प्यारे प्यारे नाम है। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारा निकनेम रख देता हूं घर का, प्रमोशन। कितना प्यारा नाम पार्थ, ये तेरा निकनेम है आज से, इनकॉर्पोरेशन। और बेटा 4th स्टेज का नाम है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लो मेरे प्यारे बच्चों बात सुनो बेटा, किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन करने हो ये 4 स्टेजेस है। कौन सी 4 स्टेजेस हैं बेटा? नाम याद करने हैं अभी। हाँ जी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, लो अच्छे दिन वापस आ गए। सीबीएसई ने ये स्टेज एलिमिनेट कर दी। मैंने नोट्स में आज तक लिखी हुई है, हटा दूंगा। कितनी स्टेज रहेगी? 3। अब तो याद हो ही जाएंगी बेटा। वैसे बड़ी खुशी होती है ऐसे तो कुछ काटने में, और आप तो ऐसे भी नहीं काटोगे, ऐसे काटोगे। हाँ जी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब बेटा कुछ काम की बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट। बाबू ये क्या मतलब है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज? मतलब सुनो बेटा, इस स्टेज का मतलब होता है जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो। इस स्टेज का नाम में ही मतलब है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, कैपिटल इकट्ठी करनी शुरू कर दो जनरल पब्लिक से। और अगर मैं याद करूं इन दोनों कंपनी का डिफरेंस, तो बेटा प्राइवेट कंपनी तो जनरल पब्लिक से पैसे ही नहीं ले सकती। याद आना बहुत मुश्किल है बेटा, क्योंकि आपने बादाम खाने बंद कर दिए। लेकिन याद करा देता हूं आपको, मैं तो कह रहा हूं रोज बादाम खाओ तभी याद आएगा, घर जाके पढ़ते तो मैं ही नहीं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज मतलब जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा करो। और बेटा प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं होता जनरल पब्लिक से 1 भी रुपया मांगना।
मैंने आपको बताया था ये कंपनी घर वाले मिलकर बनाते हैं, अपने पैसों से बनाते हैं बेटा। जनरल पब्लिक 1 रुपया नहीं देती प्राइवेट कंपनी को। यानी कि एक पब्लिक कंपनी को ये तीनों स्टेजेस परफॉर्म करनी है, प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी अगर ये 2 स्टेजेस भी परफॉर्म कर लेगी तो ही पिक्चर में आ जाएगी। वो प्रमोशन पूरा कर ले, वो इनकॉर्पोरेशन पूरा कर ले, बन गई। और बेटा पब्लिक कंपनी को तीसरी स्टेज भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, यानी कि तीनों स्टेज परफॉर्म करने के बाद पब्लिक कंपनी बनती है। क्या इतनी बात को लेकर मैं क्लियर हूं? समझ आई ये बात? ओके बात। चलो बढ़ते हैं आगे बेटा, स्टार्ट करते हैं प्रमोशन स्टेज से। ये क्या चीज होती है, प्रमोशन का क्या मतलब होता है बेटा? यहां पर बेटा प्रमोशन क्या होता है ये समझो। पहले तो ये बात, कोई भी पर्सन जो कंपनी के लिए आइडिया लेता है दिमाग में कि मुझे कंपनी बनानी है, उसको हम प्यार से बोलते हैं प्रमोटर। और बेटा प्रमोशन स्टेज क्या क्या कवर करती है? राइट अवे फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टिल द कंपनी इज फॉर्म्ड, सारी बातें प्रमोशन में आ जाती है। जब किसी इंसान ने आइडिया लिया होगा कि उसको कंपनी बनाने हैं, उसके आइडिया लेने से लेकर जब तक उसने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं कर लिए जो भी कंपनी बनाने के लिए चाहिए, तब तक की सारी बातें प्रमोशन है। जब एक इंसान ने आइडिया लिया कि मुझे कंपनी बनानी है, वहां से शुरू हो जाओ बेटा। और जब तक उसने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं कर लिए जो भी कंपनी बनाने के लिए चाहिए, तब तक की सारी बातें प्रमोशन है। यानी कि मैं बोलता हूं प्रमोशन में 2 बातें आती है, एक तो प्लानिंग और एक बेटा ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। एक आपका सोचना कि कंपनी होनी चाहिए और कंपनी बनाने के लिए जो जो चाहिए उसको इकट्ठा करना, तब तक की सारी बात प्रमोशन है। और पर्सन जो बेटा कंपनी के प्रमोशन का काम करता है, यानी कि जिसने आइडिया लिया, जिसने रिसोर्सेज इकट्ठे करे, उसको हम बोलते हैं बेटा प्रमोटर ऑफ द कंपनी। बता देता हूं 2-3 प्रमोटर के नाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए धीरू भाई अंबानी। सर किसने सोचा था रिलायंस होगी? धीरू भाई अंबानी जी ने तो सोचा था रिलायंस होगी। उन्होंने तो रिसोर्सेज इकट्ठे करे, आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा। धीरू भाई अंबानी जी का विजन ना यार बहुत कमाल का था। वैसे तो इतनी बड़ी हस्ती का नाम जुबान से ले रहा हूं, कान खींचने चाहिए मुझे। आप सोच भी नहीं सकते बेटा, तुझे दोनों खींचने चाहिए बेटा, ठीक है ना? रमन के अपने थोड़ी बेटा। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों बात सुनो, उनका विजन बहुत कमाल था और बहुत क्लियर था। किसी पेट्रोल पंप पे वो नौकरी करते थे, पूरी रात नौकरी करने के लिए बेटा 75 रुपये मिलते थे उस टाइम पर, उनके ज़माने में। और बेटा उनका विज़न बड़ा क्लियर था, कहीं से भी 75 रुपये अरेंज करते थे और 75 रुपये अपने डालकर 150 रुपये की 5 स्टार में कॉफ़ी पीने जाते थे। कहते देखना है अमीर लोग क्या करते हैं, 5 स्टार में जाकर अमीर बनना है एक दिन। सर विज़न बड़ा क्लियर था, बने के नहीं बने अमीर, ठीक है ना? तुझे ऐसा कुछ नहीं करना, किडनी निकाल लेंगे बेटा, 5 स्टार वाले बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है जी बेटा। तो बाबू ऐसे 150 रुपये खर्च करते थे, 75 रुपये एक दिन के कमाते थे और 150 खर्च करते थे, ये देखने के लिए कि अमीर लोग करते क्या हैं 5 स्टार में जाकर, ठीक है ना? ऐसा विजन था, ठीक है ना बेटा? ऐसे ही बेटा आप रतन टाटा जी को बोल सकते हो बेटा, वो प्रमोटर हैं टाटा स्टील के, ठीक है ना? और भी टाटा ग्रुप के, पूरे टाटा ग्रुप के, ठीक है ना? प्रमोटर कौन होता है बेटा? जो पर्सन कंपनी के लिए आइडिया लेता है कि कंपनी बनानी है, कंपनी करके कोई चीज बनेगी मेरी, और बेटा उस कंपनी को बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके देता है। प्रमोशन फंक्शन क्या चीजें कवर करता है? राइट अवे फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टिल द कंपनी इज फॉर्म्ड, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड अंडर प्रमोशन। यानी कि मैं बोलता हूं प्रमोशन में 2 बातें आती हैं बेटा, प्लानिंग एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। प्लान करना और बेटा उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करके देना। बात क्लियर? अभी रीड नहीं करेंगे, वैसे दिखा देता हूं आपको, नोट्स में देख लो, चारों स्टेजेस के नाम लिखे हैं, प्रमोशन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, बस देख लो ऊपर से, पढ़ना कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो तसल्ली करा रहा हूं कि मैं ठीक बोल रहा हूं, ठीक है जी? आगे बढ़े बेटा, चलो जी बाबू धीरे धीरे चैप्टर में इंटरेस्ट देखना, बहुत मजा आने वाला। एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, टॉपिक का नाम पढ़कर बताएंगे आप, मैंने स्लैश करके लिखा हुआ है। हाँ जी क्या लिखा हुआ है?
फंक्शंस ऑफ प्रमोटर स्लैश स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ प्रमोशन स्टेज। ठीक है ना बेटा, प्रमोशन स्टेज में क्या क्या स्टेप आप परफॉर्म करते हो, और बेटा फंक्शन ऑफ प्रमोटर, दोनों में से कुछ भी आ जाए आंसर सेम है बेटा। ये 6 हेडिंग लिखी हुई है बेटा, आज 3 से 4 पे चर्चा हो जाएगी, बस ज्यादा नहीं हो पाएगी बेटा, बस 3 से 4 पे चर्चा होगी, क्योंकि मुझे बात करनी है बिल्कुल समुंदर की गहराइयों में ले जाकर, मजा आएगा। नोट्स में थोड़ी लिखी इतनी काम की बात, अब बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी बेटा, शुरू की 2 हेडिंग को हम बेटा कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ेंगे। लो प्यारे बच्चों, पहली हेडिंग का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और सेकंड हेडिंग का नाम है फीजिबिलिटी स्टडी। लो मेरे प्यारे बच्चों, सब मेरी तरफ देख रहे हैं और बहुत आराम से इन चीजों को समझ रहे हैं। बेटा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है प्रमोटर, बेटा शुरू की 2 हेडिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और सेकंड वन इज फीजिबिलिटी स्टडी। लो समझने की कोशिश करो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना प्रमोटर खुद करता है, अपनी समझ से करता है, प्राइमा फेशिया। मैंने सोचा यार कंपनी बनाऊंगा, मैंने देखने की कोशिश करी, मैंने कहा यार मेरे बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है पहले ये तो देख लूं। मैंने सोचा मेरी कंपनी ऐसी बनाएगी, मैंने कहा देखो तो सही क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। मैंने प्राइमा फेशिया देखने की कोशिश करी कि कितनी कैपिटल लगेगी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है मेरे बिजनेस में, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ये सब मैंने अपनी समझ से देखा। सर ऐसा हो सकता है प्रमोटर समझदार इंसान और ऐसा हो सकता है बिल्कुल निकम्मा। ठीक है ना, वैसे जनरली बेटा प्रमोटर निकम्मे ही होते हैं। सर जरूरी है क्या प्रमोटर बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत पढ़ा लिखा हो? नहीं, ऐसा हो सकता है ना चौथी पास एक कंपनी बनाने का आइडिया लेके बैठा हो, तो प्रमोटर तो वही हुआ ना बेटा जिसने आइडिया लिया। तो बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये स्टेप परफॉर्म कौन करता है? प्रमोटर हिमसेल्फ। ठीक है ना, जितनी उसकी समझ है प्राइमा फेशिया वो चेक करने की कोशिश करता है कि कितनी कैपिटल चाहिए होगी मुझे बिजनेस में, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है जी बेटा, सेकंड स्टेप है फीजिबिलिटी स्टडी। ये क्या होता है बेटा? देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्राइमा फेशिया चेक करना था, एट द फर्स्ट इंस्टेंस जितनी उसको समझ है उतनी समझ से चेक कर दिया। फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। और बेटा ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन प्रमोटर जनरली खुद नहीं करता, एक्सपर्ट से कराता है कि मैं ऐसा आइडिया सोच रहा हूं, आप बता दो मेरा आइडिया किस हद तक ठीक है, आप बता दो कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, आप बता दो कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, आप बता दो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आप बता दो रिस्क कितना इन्वॉल्व है, मेरा बिजनेस कितने साल तक चल जाएगा। एक्सपर्ट मे बी या चार्टर्ड अकाउंटेंट, मे बी लॉयर, मे बी कंपनी सेक्रेटरी, मे बी इंजीनियर, बहुत सारे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है आपको फिजिबिलिटी के लिए। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बेटा फिजिबिलिटी स्टडी, ये प्राइमा फेशिया किसी चीज को चेक करना है, अपनी समझ से प्रमोटर चेक कर रहा है। ये बेटा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, ये बेटा प्रमोटर खुद करता है, ये खुद नहीं होता बेटा, ये एक्सपर्ट से कराते हो आप। ये दोनों में फर्क है, बात लगभग एक जैसी। समझ आई बात? रीड करके बताएंगे बेटा दोनों हेडिंग को। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। बाबू थोड़ी थोड़ी बातों की चर्चा करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात भी करते हैं, बीच में मजा आएगा बहुत। देखो मैंने आपको बोला जब फीजिबिलिटी स्टडी होती है तो फीजिबिलिटी का मतलब होता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना। जरूरी नहीं है हर केस में प्रमोटर समझदार हो और खुद कर सके डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। प्रमोटर कोई तीसरी पास चौथी पास आदमी है बेटा, और बाबू कोई कंपनी बनाने की सोच रहा है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर को अप्रोच करता है कि आप फिजिबिलिटी कंडक्ट कर दो। देखो सीए बहुत सारी चीज बता सकता है कि आपका बिजनेस कितने टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितने साल तक रहेगी, कितनी कैपिटल से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, सब बताएगा। लेकिन बेटा कुछ बातें जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपकी मदद नहीं कर सकता, वहां आपको इंजीनियर की हेल्प चाहिए होगी। जस्ट लाइक लोकेशन ऑफ प्लांट, कि आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो किस जगह पे लोकेटेड होनी चाहिए आपकी कंपनी में। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, समझदारी के लिए एक बात बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको। बेटा एक बात बताओ, आपने सहारनपुर सिटी में कोई ऐसी बिल्डिंग देखी है जिसकी 5 मंजिल हो?
कोई ऐसी बिल्डिंग जिसकी 5 फ्लोर हो, 6 फ्लोर हो, 7 फ्लोर हो। दिल्ली में देखी है, 20 फ्लोर तक तो देखी होगी ना, 20-25 फ्लोर तक, ठीक है ना। और चले जाओ कहीं दुबई, कहाँ तक देखी है? बुर्ज खलीफा 135-36 फ्लोर देखे हमने। सर सुने होंगे, नहीं देखे होंगे तो सुने तो होंगे ना। आपको पता है ऐसा क्यों? सहारनपुर में क्यों नहीं 120 मंजिल खड़ी कर सकते भाई? क्या दिक्कत है? क्या देखो बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलोगे तो मजा बिल्कुल खराब है। सर ऐसा क्यों सहारनपुर में नहीं खड़ी कर सकते? सर नहीं कर सकते। क्यों? जमीन के नीचे जितनी जल्दी पानी होता है ना बेटा, उतनी कम बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है ऊपर। हमारे यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है भाई। दिल्ली से तो बहुत ठीक ठाक है और दुबई से तो बहुत ठीक ठाक है। आपको पता नहीं है शायद, दुबई बिल्कुल डेजर्ट है, बिल्कुल पानी नहीं है दुबई में, तभी तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी की जा सकती हैं। सर यहाँ 5-6 मंजिल खड़ी करके देख लो, सब गिरेंगी पक्का। ये बताता कौन है? इंजीनियर बताता है, मैं बाय चांस बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ये इंजीनियर बताएगा कि आपका प्लांट किस जगह पे होना चाहिए, कितनी बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हो सर, या आर्किटेक्ट बताएगा। कोई और बेटा आपकी एक्सपर्ट हेल्प करेगा इस चीज में, सी हेल्प नहीं करेगा। तो बेटा इसी वजह से बोल रहा हूं, फीजिबिलिटी के लिए आपको हो सकता है एक्सपर्ट्स चाहिए हो, एक एक्सपर्ट से काम भी ना चले। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना है ना आपके प्रोजेक्ट पे, तो डिटेल्ड बात एक्सपर्ट ही कर सकता है, ठीक है जी। बढ़े आगे। हमारे कोर्स में 3 तरीके की फिजिबिलिटी है बेटा, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। मजा आ जाएगा टॉपिक पढ़कर। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी की। बेटा देखो, कई बार ऐसा हो सकता है बेटा, प्रमोटर का आइडिया बहुत ही कमाल है बेटा, बहुत ज्यादा कमाल है, लेकिन बेटा जो आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए इनपुट्स चाहिए या टेक्नोलॉजी चाहिए, वो बेटा अरेंज ही नहीं हो सकती। मान लो बेटा किसी ऐसी कंट्री से आती हैं जहां से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद है, काटा है, लेट्स सपोज पाकिस्तान। बेटा इनपुट ऐसी कंट्री से आते हैं उस चीज के, जो आपका आइडिया है कि वो आएंगे ही पाकिस्तान से और किसी कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है, या ऐसी टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ पाकिस्तान में बेटा, और पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही है, बॉर्डर बिल्कुल बंद है बेटा। तो बेटा सी अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेगा? वैसे प्रोजेक्ट बहुत ठीक ठाक था, लेकिन प्रोजेक्ट टेक्निकली अनफीजिबल है टू इंप्लीमेंट। यानी कि बेटा आप टेक्निकली प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और मैं बोलता हूं अगर सारे इनपुट, सारे टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल हैं विद इन द कंट्री या इंपोर्ट हो सकते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट क्या लगाएगा बेटा? प्रोजेक्ट इज टेक्निकली फीजिबल। कर लो शुरू, आगे बढ़ सकते हो आप, यू में प्रोसीड फर्दर। समझ में आए बेटा? टेक्निकल फीजिबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इनपुट्स एंड द टेक्नोलॉजीज। अगर वो अरेंज हो सकती हैं तो प्रोजेक्ट टेक्निकली फीजिबल है, अगर वो अरेंज नहीं हो सकती तो बेटा टेक्निकली अनफीजिबल है प्रोजेक्ट। क्लियर जी? सेकेंड वन इज फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, ठीक है ना। फाइनेंशियल मतलब पैसे। चलो जी आओ पैसे की चर्चा करते हैं। बेटा आपने अपना आइडिया बता दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ठीक है ना, रिपोर्ट लगा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। उसने देखा कि आपको मशीनरी परचेस करनी है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं फिक्स्ड एसेट्स। जिसने पढ़ लिया अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं पढ़ा बहुत अच्छी बात, उससे भी अच्छी बात। बेटा आपको मशीनरी चाहिए, लेट्स सपोज 2 CR की, 2 करोड़ रुपए की मशीनरी चाहिए आपके बिजनेस के लिए। और बेटा बिजनेस में कुछ करंट एसेट्स भी चाहिए, यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस भी होने वाले हैं 50 लाख रुपए के, ठीक है। यानी कि बेटा आपको टोटल कुल मिलाकर पैसे चाहिए बिजनेस में 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है जी। और बेटा आपसे पूछा गया कि आपकी खुद की सेविंग्स कितनी है, तो बेटा आपके पास सेविंग्स निकली 50 लाख रुपए की। और बेटा जब अप्रोच किया गया किसी बैंक को, तो बैंक लोन देने को तैयार हुआ 50 लाख। बैंक क्या बोलेगा? बैंक कहेगा मैक्सिमम उतना ही लोन दूंगा जितने आप अपने आइडिया में पैसे लगा रहे हो। आप अपने आइडिया में तो सिर्फ 50 लाख लगा रहे हो, मुझसे मांग रहे हो 2 करोड़ का लोन, अपने तो लगाओ। सर बैंक आपको उतना ही लोन दे सकता है मैक्सिमम जितना आपने लगाया। आप 1.25 करोड़ लगा दो, बैंक से 1.25 करोड़ ले जाओ। आपने 50 लाख लगाया अपने आइडिया में, बैंक कैसे आपके आइडिया में 2 करोड़ लगा देगा? बैंक ने कहा 50 ही लाख दूंगा मैं
और आपने थर्ड पार्टी लोन की कोशिश करी और मैक्सिमम वो भी अरेंज हो गया 1 CR का। सर क्या बिजनेस शुरू करने के लिए जितने पैसे चाहिए आपके पास उतने हैं? कितने पैसे चाहिए? 2.5 करोड़ हैं? कितने? 2 करोड़ हैं? उतने नहीं। रिपोर्ट क्या लगेगी सीए की? प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली अनफीजिबल। हर चीज ठीक थी लेकिन फाइनेंस पूरा नहीं कर पा रहे हो आप, आपके अवेलेबल मीन से फाइनेंस पूरा नहीं हो रहा। और मान लो बेटा आपकी खुद की सेविंग 2.5 करोड़ है, तो सर आपकी खुद की सेविंग 2.5 करोड़ है तो क्या होगा बेटा? प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली फीजिबल। चलो जी बढ़ो आगे। समझ में आया टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, समझ में आया फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है, एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। बेटा आफ्टर ऑल किसी भी बिजनेस का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी बिजनेस का? प्रॉफिट। कोई बिजनेस सरवाइव कर सकता है बिना प्रॉफिट के? नहीं कर सकता, प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। मैं बोलता हूं आपका आइडिया बहुत अच्छा है जी, ठीक है जी, आइडिया इतना अच्छा है, आप एसी बनाने वाले हो और मान लो बेटा जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज करने वाले हो इंडिया में किसी के पास नहीं, बहुत तगड़ा आइडिया आपका, लेकिन बेटा एसी बनेगा 50,000 रुपए का और बिक जाएगा 50,200 रुपए का। यानी कि आपके आइडिया में प्रॉफिट नहीं है, ना के बराबर नेग्लिजिबल प्रॉफिट। एक यूनिट बनाने में, एक एसी की आउटडोर और इंडोर यूनिट बनाने में 50,000 रुपए खर्च होंगे और बिक रहा है बेटा, आपके कॉम्पिटिटर उसे ही इंडिया में बेचते जा रहे हैं बेटा 50,200 रुपए का, आपको भी 50,200 बेचना पड़ेगा। सर ऐसे केसेस में रिपोर्ट लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली अनफीजिबल है? सर बिजनेस प्रॉफिट के लिए बना है और अगर प्रॉफिट ही दिखाई नहीं देगा तो क्या करेगा सीएस में? वो तो यही बोलेगा ना कि प्रोजेक्ट बेकार है, आपका आइडिया खराब है, इकोनॉमिकली इंप्लीमेंट ही मत करना आप आइडिया, नुकसान में आ जाओगे, खर्चे भी पूरे नहीं होंगे। समझ आई बात? और आपके बिजनेस में अगर प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा तो बेटा इकोनॉमिकली फीजिबल है प्रोजेक्ट, बढ़ो आगे। तो 3 तरीके की फिजिबिलिटी की मैंने बात करी, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक। टेक्निकली फिजिबल कब होता है प्रोजेक्ट? जब बेटा इनपुट्स और टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल होती है, चाहे बेटा विद इन द कंट्री अवेलेबल हो, चाहे बेटा इंपोर्ट उसका पॉसिबल हो, ठीक है ना, बस पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर इंपोर्ट भी नहीं हो सकता और बेटा विद इन द कंट्री भी अवेलेबल नहीं है तो बेटा बस गया। आपको बता देता हूं एक ऐसी चीज जो सिर्फ पाकिस्तान से आती है, बहुत अच्छी है, वो है बेटा लेदर, ठीक है ना। बाबू बात करते हैं लेदर की। लेदर सबसे अच्छा पाकिस्तान का होता है, इवन रॉयल एनफील्ड आपकी प्यारी कंपनी बुलेट, ठीक है ना बेटा, जब ग्लव्स बेचती है तो बेटा जो लेदर, जिस लेदर के बने होते हैं वो पाकिस्तान से इंपोर्ट होती है और वो बकायदा क्या करते हैं, आग जलाकर हाथ डालकर दिखाते हैं लेदर ग्लव्स पहनकर, कुछ नहीं होता। इट इज प्योर लेदर, प्योरेस्ट लेदर। चलो खैर लेट इट बी, तो बात की बात है। बाबू सेकेंड वन मैंने बात करी थी आपके साथ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अगर आपके पास इतना पैसा है जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, या आपके पास नहीं है लेकिन अवेलेबल मींस से अरेंज हो सकता है, आपका मिलाकर, बैंक लोन मिलाकर, थर्ड पार्टी मिलाकर अरेंज हो सकता है, तब भी बोला जा सकता है प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली फिजिबल, ठीक है। और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रॉफिट। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट है तो बेटा इकोनॉमिकली फिजिबल है बेटा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो इकोनॉमिकली अनफिजिबल है बेटा प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना। बात क्लियर इतनी? रीड करके बताओ। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, नेम अप्रूवल। लो प्यारे बच्चों बस ये आज की लास्ट हेडिंग है, कंसंट्रेशन डबल चाहिए मुझे इस हेडिंग पर, इसको बहुत आराम से समझना है, अच्छे से समझना है, फिर छुट्टी करेंगे। लो जी बेटा हेडिंग का नाम है नेम अप्रूवल। अब बेटा नाम की अप्रूवल ले लो, लेनी किससे ये भी समझेंगे बेटा, लेने की जरूरत क्या ये समझो। क्या बेटा मैं जिस कंपनी का नाम चाहूं, जिस नाम से चाहूं उस नाम से कंपनी नहीं बना सकता क्या? मेरी मर्जी नहीं होनी चाहिए, मैं कंपनी बना रहा हूं, मेरी मर्जी का नाम होना चाहिए, क्या दिक्कत क्या उसमें? बेटा एक दिक्कत है, हमारे इंडिया में एक बेटा अथॉरिटी है जिसका नाम है ROC, प्यारा नाम ROC बेटा, फुल फॉर्म इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी।
मैं लेकिन बेटा कभी भी नाम नहीं बोलूंगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मैं हमेशा बोलूंगा आरओसी। कितना प्यारा नाम है यार, देखो तो सही कितना प्यारा नाम, रमन घर का नाम रख अपना ये तो। हाँ जी, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। बेटा इसने कानून बनाया हुआ है, इसने बोला इंडिया में कोई भी कंपनी बनानी हो उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए। कभी भी आइडेंटिकल नेम के साथ दो कंपनियां हम रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे। क्यों रजिस्टर्ड ना करने में क्या परेशानी है भाई? आपको अगर एक जैसे नाम हो गए क्या दिक्कत क्या है? बेटा पता है क्या होता है इससे, कहीं ना आप दूसरे के नाम की ना अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हो। मान लो मैं अपनी फर्म का नाम लिख देता, मेरी फर्म का नाम है सक्सेस मंत्रा, मैं ऐसे नहीं रख सकता था रिलायंस सक्सेस मंत्रा। सर कोई भी पढ़ता बाहर बोर्ड लगा हुआ है रिलायंस सक्सेस मंत्रा, पता है क्या होता, दिमाग में इमेज जाती कि कहीं ना कहीं ये बंदा मुकेश अंबानी से कोई लिंक रखता है। सर जाएगी ना? तो बेटा आरओसी ने नियम बनाया कभी भी कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होगी विद यूनिक नेम होगी, कभी भी दो कंपनी के आइडेंटिकल नेम नहीं हो सकते। क्यों बेटा? कहीं ना कहीं आप दूसरे के नाम का अनड्यू एडवांटेज उठा लेते हो बेटा, अगर ऐसा कुछ होता है तो बेटा नाम का एडवांटेज नहीं उठाने देंगे आपको। चलो जी, ये तो नया से आप आ दिया भाई। तो बेटा अब क्या होगा, अब नेम अप्रूवल के लिए आपको आरओसी के पास अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं ये नाम सोच रहा हूं कंपनी का, आप बताओ कोई और कंपनी तो नहीं है इस नाम से। आपको बता देता हूं, अगर पार्टनरशिप फर्म होती है, नहीं है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म में आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास 4 नेम भेजते हो अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में। मैंने 4 नेम भेजे थे जब मैंने अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड कराई थी इन माय प्रायोरिटी ऑर्डर। मैं आपको बताता हूं मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, ये बात किसी को भी नहीं पता। बेटा मैंने पहला नेम भेजा था मनीष शुभम एंड कंपनी, मनीष शुभम एंड कंपनी। सेकेंड नेम भेजा था शुभम मनीष एंड कंपनी, मेरे पार्टनर का नाम है शुभम। थर्ड नेम भेजा था एमएस एंड कंपनी, और फोर्थ नेम भेजा था बेटा एसएम एंड कंपनी। मैंने ऐसे नाम भेजे थे 4 अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ने बेटा खंगालना शुरू करा, रजिस्टर देखना शुरू करा, इंडिया में कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म तो नहीं है जिसका नाम मनीष शुभम एंड कंपनी हो। तो बेटा मान लो अगर ये नाम होता तो बेटा ये तो ना मिलता। अब बेटा दूसरा कौन सा चेक होगा, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। उसने सेकंड नेम खंगालना शुरू करा पूरे इंडिया में। बेटा मान लो ये भी ना होता तो क्या होता बेटा, फिर तीसरा चेक होता। तीसरा भी ना होता तो बेटा चौथा चेक होता। मुझे पता है एक्सेप्शनल क्वेश्चन, चौथा भी ना होता तो क्या होता? सर या 11th क्लास के बच्चे एक्सेप्शनल ना पूछे, जुड़वा होते बच्चे तो। हाँ जी भूल गए आप? हाँ जी। तो बेटा चारों नाम ना मिलते तो क्या होता, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कहता 4 और भेज दो जी, अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में वो भी चेक कर लेंगे। तो बेटा मान लो मैं बोलता हूं वैसे तो मेरे केस में क्या हुआ, पहला ही किसी का भी नहीं था तो मुझे तो यही नाम मिल गया मनीष शुभम एंड कंपनी। मान लो बेटा 2-3 ना होते तो चौथा होता, चौथा मिल जाता। बेटा 2 ना होते तीसरा चेक होता तो तीसरा मिल जाता। लेकिन बेटा जो आप नाम भेजोगे अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में भेजना कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। पहला ना मिला तो दूसरा ही चेक करना, सीधा तीसरे पे ना पहुंच जाना। नाम हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर में भेजे जाते हैं। कंपनी के केस में 6 नाम भेजे जाते हैं इकट्ठे, पार्टनरशिप फर्म में 4, कंपनी के केस में 6 नाम। तो आरओसी क्या करता है, इन 6 नाम को चेक करता है एक एक करके। पहला नाम अवेलेबल होगा दे देगा, नहीं होगा तो दूसरे पे जाएगा, नहीं होगा तो तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, 5वें पे जाएगा, और बेटा ऐसे चेक करता है। यानी कि नेम अप्रूवल कौन देता है बेटा इंडिया में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्योंकि इंडिया में कभी भी 2 कंपनी आइडेंटिकल नेम से रजिस्टर्ड हो नहीं सकती, एक यूनिक नेम ही चाहिए। समझ आई बात? और आज के बाद कंपनी पूरी जिंदगी इसी नाम से जानी जाएगी, पूरी जिंदगी इसी नाम से जानी जाएगी। ठीक है जी। चेंज करना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस, बहुत खतरनाक अप्रूवल चाहिए। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए नाम बदलने के लिए, बहुत मुश्किल मिलती है। बेली नहीं है ना सेंट्रल गवर्नमेंट,
कानून बनाने हैं उनको, नाम बदलने के लिए थोड़ी अप्रूवल देते रहेंगे आपको, मतलब रेयर है परमिशन मिलती हो नेम अप्रूवल की, रिजेक्ट ही हो जाती हैं चीजें। ठीक है जी, अभी हम रीड करेंगे नेम अप्रूवल, फिर बढ़ेंगे आगे। बेटा फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर एक और स्टेप पढ़ते हैं, फिर 2 स्टेप और पढ़ते हैं, फिर छुट्टी करेंगे। लो जी, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहले सब मेरी तरफ देख रहे हैं। बेटा 2 तरीके की कंपनियां याद है, प्राइवेट कंपनी और, अगर ऐसा रिस्पॉन्स रहा कल तक छुट्टी नहीं करने का, जानते नहीं आप मेरे बारे में, पंखे बंद करा के बढ़ाऊंगा। हाँ जी, 2 तरीके की कंपनी होती है, कौन कौन सी? प्राइवेट कंपनी और, कोई नहीं बेटा दोबारा बोल लो, कोई जल्दी थोड़ी हमारे को। कितनी कंपनी होती है बेटा? प्राइवेट कंपनी और, हाँ छुट्टी की आस लगी अब कुछ। हाँ जी बेटा, बाबू 3 तरीके की स्टेजेस हैं जो किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन में मुझे पूरी करनी होती हैं। स्टेजेस के नाम हैं प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जनरल पब्लिक को इनवाइट करो और उनसे बेटा पैसे ले लो, ठीक है ना, उनको कहो हमारे शेयर खरीद ले भाई, हमारी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद ले, हमें पैसे देता जा, ठीक है ना बेटा। और आपको बता देता हूं, प्राइवेट कंपनी कभी भी किसी जनरल पब्लिक से फंड रेजिंग नहीं कर सकती, और क्योंकि वो फंड रेजिंग नहीं कर सकती, इसका मतलब है उसको 3rd स्टेज कभी भी परफॉर्म नहीं करनी होती। प्राइवेट कंपनी 2 स्टेजेस परफॉर्म करेगी और बेटा पिक्चर में आ जाएगी, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन, जबकि पब्लिक कंपनी 3 स्टेजेस ही परफॉर्म करेगी। बात क्लियर? प्रमोशन क्या चीज होती है बेटा? बाबू जब कोई भी इंसान कंपनी के लिए आइडिया लेता है कि मुझे कंपनी नाम की कोई चीज बनानी है, जब तक बेटा वो कंपनी के लिए सारे रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं कर लेता, राइट अवे फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टिल द कंपनी इज फॉर्म्ड, ये सारी की सारी एक्टिविटी प्रमोशन स्टेज है बेटा। और जो इंसान आइडिया ले रहा है हम उसको बोलते हैं प्यार से प्रमोटर, ठीक है ना। जस्ट लाइक धीरू भाई अंबानी फॉर रिलायंस, जस्ट लाइक रतन टाटा जी फॉर टाटा ग्रुप, जस्ट लाइक नारायण मूर्ति फॉर इन्फोसिस कंपनी, ऐसे बहुत सारे बेटा एग्जांपल हो सकते हैं प्रमोटर के। एक बात और बोल देता हूं, जरूरी नहीं है प्रमोटर एक इंसान। सर यहां पर हमारे लिए धीरू भाई अंबानी एक इंसान है रिलायंस के लिए, रतन टाटा जी एक इंसान है बेटा टाटा ग्रुप के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है प्रमोटर एक इंसान हो, प्रमोटर 20 लोग हो सकते हैं। हम टोटल मिलाकर 21 लोग यहां पर बैठे हैं बेटा। हम भी तो सोच रहे थे ना किसी दिन की हम एक कंपनी के प्रमोटर बनेंगे। कंपनी का कितना प्यारा नाम, मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, कितना प्यारा नाम है कंपनी का, है ना। हम 20 लोग प्रमोटर होंगे बेटा कभी ना कभी इस कंपनी के। ऐसे ही एक फ्लाइट में बैठे होंगे 20 साल बाद, बाय बाय इंडिया, 20-30 हजार करोड़ का चूना लगाकर, है ना। चलो जी, तो बेटा प्रमोटर जरूरी नहीं है एक इंसान हो, 20-30-50 लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है 50 लोगों का आइडिया हो कंपनी बनाने का, ठीक है ना, ये भ्रम मत पालना। चलो जी बेटा, फिर हमने बात करी फंक्शन ऑफ प्रमोटर की, या बेटा स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रमोशन स्टेज, कुछ भी आ जाए आंसर इज सेम। बेटा 2 हेडिंग मैंने कंपेयर कराई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड फीजिबिलिटी स्टडी। बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रमोटर ये खुद स्टेज परफॉर्म करता है अपनी समझ से जितनी उसको है, यानी कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस वो चेक कर रहा है कि मैंने जो आइडिया लिया, जो मैं कंपनी बनाने की सोच रहा हूं, जो मैं एसी की फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूं, कितने पैसे लग जाएंगे भाई मेरे, और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना रिस्क है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, सब कुछ चेक कर रहा है अपनी समझ से प्राइमा फेसिया। और बेटा फीजिबिलिटी, इन सबके लिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कराना, प्राइमा फेसिया नहीं डिटेल्ड बात, और ये खुद नहीं होता बेटा, एक्सपर्ट से कराया जाता है, ठीक है जी। फिजिबिलिटी 3 तरीके की है, टेक्निकल फिजिबिलिटी इज लिंक्ड विद द इनपुट्स एज वेल एज टेक्नोलॉजी, अगर अरेंज हो सकते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकली ओके है आगे बढ़ो। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, अगर पैसा अरेंज हो सकता है जितना बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए तो फाइनेंशियली ओके है आगे बढ़ो। और बेटा अगर बिजनेस में प्रॉफिट भी ठीक ठाक है तो बेटा इकोनॉमिकली भी हो गया है, आगे बढ़ सकते हो। चलो जी 2 स्टेप परफॉर्म कर दिए बेटा आपने प्रमोशन के, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख ली, फिजिबिलिटी कंडक्ट कर ली। बाबू 3rd वन इज नेम अप्रूवल। इंडिया में कोई भी कंपनी सिमिलर नेम के साथ नहीं बनाई जा सकती बेटा, तो आपके ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, एक यूनिक नेम ही सोचना पड़ता है बेटा,
और यूनिक नेम होगा तो आरओसी बेटा नाम पे मोहर लगा देगा, अदरवाइज बेटा देते जाओ अपने अब नाम प्रायोरिटी ऑर्डर में, वो भी बेटा मना करता चला जाएगा। नया सोचो, कुछ नया, पुराना सोचोगे बेटा रिजेक्ट होके ही घर आएगा। समझ आई बात? नेम अप्रूवल कौन करता है इंडिया में? आरओसी। एमसीक्यू देकर आया हूं आज ही, ठीक है? अभी 15 मिनट बाद अपलोड हो जाएंगे, सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।